अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया है। इस बिल को पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अब किन लोगों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, कौन लोग प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकेंगे, और किन की प्रॉपर्टी सील होंगी, किन के कारोबार सील होंगे, और किस तरह टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। क्या इस बिल के ज़रिए हुकूमत जो टारगेट हासिल करना चाहती है वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये मंजूर होगा या नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिल में हुकूमत पेश की हैं, जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम खान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माहिर टैक्स अमूर हैं, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर हैं। नईम खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, जो टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश हुआ है, इसको पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सब इससे पहले भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ टाइम्स कोशिश की टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जा सके और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जा सके। और हम अक्सर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते रहे कि मार्केट में टैक्स फ्रॉड का एक एलिमेंट बड़ा डिस्कस किया जा रहा था। तो इन तमाम चीज के ऊपर बेहतर अपने सजेशंस दी हैं इस बिल के थ्रू। मैं समझता हूँ कि इस बिल में उन चीजों को कवर किया गया है। पहले भी उन्होंने काफी अटेम्प्ट्स की थी कि हम कोशिश करें कि लोगों को टैक्स नेट में ला सकें, जिसमें उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट लेके आए। या अगर सेल टैक्स में देखते तो वहाँ पर रिटर्न को बेहतर किया ताकि वहाँ पे इनवाइसेस की प्रॉपर एडजस्टमेंट, इनपुट वगैरह का जो भी प्रोसीजर्स को बेहतर किया जा सके। लेकिन वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स रह रहे थे। तो इस बार इन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा बेहतर माइंड अप्लाई किया है कि वो एरियाज जो वीक थे उनको थोड़ा बेहतर किया जा सके। SRO 350 आया था सेल टैक्स में, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का खात्मा हो जाएगा, फ्रॉड रुक जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर भी ये बिल में फिर सेल टैक्स की अमेंडमेंट आ गई। अयूब साहब देखें, मैं समझता हूँ कि बेस्ट एफर्ट की गुंजाइश हमेशा रहती है। इससे पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम अपनी पब्लिक को एमिकेबली कुछ बेहतर मेयर्स लेके टैक्स नेट में लाया जा सके। जब गवर्नमेंट ने ये समझा कि इन मेयर से आप टैक्स बेस को ब्रॉड नहीं कर पा रहे या आपके टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो फिर उन्होंने दोबारा एक एफर्ट किया जो मैं समझता हूँ कि माजी की निस्बत ये एक बेस्ट एफर्ट लग रही है मुझे। पहले फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट था, जिससे नॉन फाइलर को पता था मुझे डबल टैक्स देना पड़ेगा, फाइलर को पता है मुझे आधा टैक्स देना पड़ेगा। लोग उस टैक्स नेट में आते भी थे, जैसे भी आते थे, वटएवर गाड़ी लेनी है या जायदाद खरीद फरोख्त करनी है, वो एंटीएन होल्डर बनते थे, अपना गोश्वारा जमा करवाते थे। अब ये नॉन फाइलर और फाइलर का कंसेप्ट खत्म करने की, कैटेगरी खत्म करने की कोशिश की है। इससे क्या हुकूमत हासिल करना चाहिए? ये सब, ये जो फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट था, इसको क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि इसमें बेसिक एक गवर्नमेंट का पर्पस क्या था कि आप देखें कि आपकी इकोनॉमी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको आपने कंट्रोल करना है, और वो लोग रिच लोग हैं जिनके पास एक प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, उनको आपने टैक्स नेट में ला के इकोनॉमी का हिस्सा बनाना था। अब फाइलर नॉन फाइलर में ये था कि आप सिर्फ एक टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर रहे थे लोगों के ऊपर कि भाई अगर आप फाइलर नहीं है तो आप इतने ज्यादा टैक्स पे करेंगे और आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट से दूर रहना चाहते थे, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं था। तो डबल पैसे देने को तैयार थे, नेट में आने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, मी के जो ब्लैक मनी मार्केट में रिवॉल्व कर रही थी उसको रोका नहीं जा रहा था। तो अब इन्होंने ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब फाइलर नॉन फाइलर को रिप्लेस किया है विद द टर्म्स एलिजिबल एंड इनएलिजिबल पर्संस। वहां पे इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी एफर्ट है। अगर ये बिल पास हो जाता है और ये इसी प्रोसीजर को ये अप्लाई कर देते हैं इन टर्म्स को, तो इससे मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए और ब्लैक मनी को टैक्स नेट में लेके आ सके, तो गवर्नमेंट को कुछ कामयाबी मिल सकती है। ना चाहते हुए भी, मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ना चाहते हुए भी क्या इससे पहले जो शराफियत थी, जो टैक्स नेट में नहीं थी, आप समझते पहले उनको इतने सख्त इक़दाम करने के बावजूद टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका, इस बिल के बाद वो टैक्स नेट में आ जाएंगे? ये सब देखें, एक बेस्ट एफर्ट की जा सकती है, और ये इस बिल में जिस तरह उन्होंने एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसमें इन्होंने इसका एक ब्रॉड डेफिनेशन में लेके गए हैं। उन्होंने कहा जी पहले ये था कि अगर एक बंदा एंटीएन होल्डर है तो वो फाइलर था। अब इन्होंने उसकी पूरी फैमिली को उसका हिस्सा बना दिया कि अब वो जो टैक्स फाइलर है उसके वालिदैन भी, और उसके 25 साल तक जो बच्चे हैं उसके, वो भी फाइलर तस्वर होंगे, उसकी बेटी वो उसके साथ फाइलर तस्वर होंगे। अब जाहिर देखने में तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा चार्मिंग ये ऑप्शन दिया लोगों को, लेकिन इसके साथ जो सेकंड गवर्नमेंट ने बेसिकली टैक्स कलेक्शन की तरफ एक मेयर लिया, वो ये था आप जब सारी फैमिली को टैक्स नेट में लेके आएंगे तो वहां पे इनके एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट काउंट कर सकेगी। अभी गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशन किया वो देखा कि जितने भी आपके रिटर्न्स फाइल किए हैं वहां पे जो एक्सपेंसेस थे उनको भी मीट नहीं किया, अगर रिटर्न फाइल कर दी गई। इसका मतलब है जो आज तक हमें समझ आया है, 12-13 साल से तो हम भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हुकूमत कह रही थी हमारे पास डाटा मौजूद है 1.5 करोड़ बंदों का, FBR भी कह रहा था, इसका मतलब डाटा हुकूमत के पास बिल्कुल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, अब भी है, बेसिकली उसको अप्लाई करना था। ये प्लीज देखें, उसमें यह
تھا لا میں کیا ہے کہ اگر میں فائلر ہوں تو صرف میرا CNAC کو ہی گورنمنٹ ٹریس کرے گی اور اس کے اگینسٹ جو ایکسپینسز ہیں ان کو وہ کیلکولیٹ کر کے مجھ سے ٹیکس چارج کر لے گی. مجھ پہ جو ڈیپینڈنٹ پرسنز ہیں, میرے فیملی ہے, اب اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کیسے کاؤنٹ کیے جائیں گے؟ تو اب گورنمنٹ نے بیسیکلی ایک لیگل شیلٹر لی ہے. اس بل کے تھرو انہوں نے ایک شیلٹر لی ہے کہ بھئی اب اس بندے کے جو فیملی ممبر اگر ایکسپینس کریں گے, وہ ٹریولنگ کرتے ہیں, وہ پرچیزز کرتے ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں, تو وہ بھی اسی کا سمجھے جائیں گے. پھر یہ معاملہ 2000 عبداللہ صاحب کا ہم جب دور دیکھتے ہیں, مشرف دور کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں 26 لاکھ گوشوروں کی تعداد چلی گئی تھی 2004-05 میں. 2008 سے لے کر 2022 تک 12-13-14 لاکھ سے 25 لاکھ سے اوپر تعداد نہیں کی. اس دفعہ 70 لاکھ سے 72 لاکھ انکم ٹیکس گوشورے آ گئے. پھر تو وہ جو لوگ ریٹرن جمع کروا کے سسٹم سے نکل گئے, آج تک ان کو تو پکڑا نہیں گیا. ایمنسٹی اسکیمیں دی گئیں, جو بندے ویل جنہوں نے کر لی ان کے اوپر نزلہ گرا, نئے لوگوں کو تو پھر بھی نہیں پکڑا گیا. ڈیٹا تو پھر ان کے پاس نہیں تھا موجود. یہ سب دیکھیں, گورنمنٹ کا کوئی آفیسر جب کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس نے ایک چیز دیکھنی کہ کیا جس قانون کے تحت وہ کاروائی کرنے جا رہا ہے اس کو الاؤ کر رہا ہے, اس کی پاور ہے. اس بل کے تھرو انہوں نے ان کو امپاور کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا, ایک فائلر جو ایک CNAC ہولڈر پرسن ہے, آپ اس کے ایسٹس تک تو آپ کی رسائی تھی. اب اس کی فیملی ممبرز ہیں, باقی لوگ جو ایکسپینسز کر رہے ہیں, فورن ٹریولنگ کر رہے ہیں, جو کچھ شاپنگ کر رہے ہیں, اب ان کے ایکسپینسز کو اس کی ریٹرن کا حصہ بنانے کے لیے ایک ایکسٹرا آفر تھی. اگر اس بندے کو وہ اپروچ کرتے تو صرف اس ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ پرسن کی موومنٹ تھی. اب چونکہ اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے, یہاں پہ جو ڈیفینیشن انہوں نے انسرٹ کی ہے, اس ڈیفینیشن میں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اب تمہارے فیملی ممبرز کا بھی ہم حساب لیں گے آپ کے تھرو. مین کو جو ایک بندہ ہے, اب ان سب کا رسپانسبلٹی لے لی نا گورنمنٹ نے. اب وہ ان کے جو بھی انکم ایکسپینسز جو بھی اس کے سارے معاملات ہیں ان سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. نعیم خان صاحب, اس بل کا ٹیکس لا جو ترمیمی بل ہے 2024, اس کا انکم ٹیکس ریٹرن پر اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ پر کیا اثرات ہوں گے؟ عجیب صاحب, اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی ٹائم پہ بھی اپنی ریٹرن فائل کر دیتا تھا, اور اگر اس نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو وہ کہتا ہے جو کہ میں ریٹرن فائل کرتا ہوں, میں نے فائلر اسٹیٹس لے لیا اور جو ٹیکس کا ریٹ تھا اس نے اس کو مینیج کر کے اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر لی. لیکن اب اس امینڈمنٹ کے بعد اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پریویس ریٹرن, جیسے ابھی 2024 کا سال مکمل ہو گیا, تو اس کے پاس وہ ریٹرن فائل ہونی چاہیے, اور اس ریٹرن کے ساتھ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ حصہ ہے وہاں پہ اس نے اپنی کیش اینڈ ایکویلنٹ ایسٹس کا ذکر کیا ہے اس بل میں. اس کے مطابق وہاں اس کے پاس ریسورسز موجود ہونے چاہیے. وہ جب اپنی ریٹرن فائل کرے گا تو ساتھ وہ بتائے گا کہ میرے پاس یہ ریسورسز آئے کہاں سے ہیں, کیا یہ میری انکم ہے, مجھے فارورڈ ریمیٹنس کی صورت میں ہے, میں نے کوئی ایسٹ پرچیز کیا ہے, مجھے کوئی انہیریٹڈ چیز کی فارم میں کوئی چیز ملی ہے. اب اٹ مینس کہ اگر اس کے پاس آلریڈی وہ ڈکلیئرڈ ریسورسز ہیں تو پھر وہ پراپرٹی پرچیز کر سکے گا. اس کا مطلب ہے آپ کا کہنے کا جو اس نے اپنی ویلتھ میں 1 کروڑ اپنا بتایا ہے سورس, میرے پاس اتنے کا مال ہے, اتنے کا سونا ہے, اتنا میرے پاس کیپٹل ہے, اگر وہ 1 کروڑ سے اوپر جاتا ہے پراپرٹی یا اس خرید و فروخت کرتا ہے, کوئی گاڑی خریدتا ہے, اس کا وہ جواب دے. سب سے پہلے اس نے یہ کرنا ہے کہ اس ریٹرن میں جو اس نے ڈکلیئر کرنا ہے اس کو اس نے سورس بتانا ہے, ایویڈنس دینا ہے کہ یہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے. اس سے پہلے اس نے سورس نہیں بتانا ہوتا تھا. وہ لکھتا تھا جو کہ میری یہ پراپرٹی میں نے پرچیز کی, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے پاس کیش ہے, یہ میرے بینک بیلنس ہے. ریٹرن فائل ہو جاتی تھی, اور ریٹرن فائل کے بعد اگر آفیسر کی آبزرویشن میں آ گیا وہ بندہ, اس کو نوٹس چلا گیا اور وہ آ کے اس کا رپلائی کرتا تھا, اب وہ ریٹرن فائل کرنے کے ساتھ اس کا سورس کا ایویڈنس دے گا. اٹ مینس کہ اب جو پہلے ریٹرن تھی اس سے اب یہ ریٹرن فائل ہوگی وہ ڈیفرنٹ فارم میں ہوگی. پہلے اگلے سال کی ایک ریوائز کرنی پڑتی تھی ریٹرن جب نئے فائلر بننے کے لیے, اب بھی ایسا ہی ہوگا. اب تو فائلر کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ایوبی صاحب. اب تو انہوں نے چیک لگا دیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو آپ کی پہلے ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل ہونی چاہیے, اور جب ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل ہوگی تو وہاں پہ آپ نے اپنا سورس بتانا ہے کہ یہ کیش میرے پاس کہاں سے آیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی ریٹرن فائل کرتے وقت یہ لکھتے تھے میرے پاس اتنا کیش اویلیبل ہے, اس کیش کا سورس نہیں, یہ کیش کہاں سے آیا, کیا میں جاب میں نے کی, میں نے کوئی بزنس کیا, میری باہر سے فارورڈ ریمیٹنسز آئیں, میں نے کیا کیا, تو وہ کچھ نہیں لکھتے تھے. لیکن اب اس کو ایک علیحدہ سے فارم دیا جائے گا, وہ فل کرے گا کہ بھئی میں نے اگر یہ کیش لکھا ہے 100 ملین لکھ دیا تو وہ بتائے گا یہ 100 ملین کہاں سے آیا. تو اٹ مینس کہ ریٹرن فائل کرنے سے پہلے ہی اس کا آڈٹ ہو جائے گا. ایک بندہ جو پہلی دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے, اس کے پاس مثال کے طور 5 کروڑ کے ساتھ ہیں, تو پہلی دفعہ ڈکلیئر کرے گا, وہ سورس کیسے بتائے گا میرا یہ کہاں سے میں نے اکٹھا کیا. جی, دس از دا کوسچن ایوبی صاحب. وہ یہ بتانے کا پابند ہے, کیونکہ اگر اس نے کسی بھی اپنے لائف ٹائم پہ کوئی چیز پرچیز کی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کیا وہ امپلائی تھا, گورنمنٹ امپلائی تھا, اس کی جابز تھیں, اس نے بزنس کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا. گورنمنٹ یہی تو چاہ رہی ہے. بیسیکلی ماضی میں جو ہم ڈسکس کرتے رہے کہ جو فائلر اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, وہ ٹیکس بھی پے کرتا ہے, اور جو بندہ ریٹرن فائل نہیں کر رہا وہ انجوائے کر رہا ہے. اب ان لوگوں کی بیسیکلی شکنجا ٹائٹ کیا گیا ہے کہ بھئی اگر آج آپ نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ماضی میں کیا ان پراپرٹی کے اگینسٹ آپ نے ٹیکس پے کیا تھا. اس کا مطلب ہے جو نیا بندہ جو ٹیکس نیٹ میں آئے گا وہ تو آگ میں چھلانگ لگائے گا.
صاحب आग में छलांग उसको नहीं लगानी पड़ेगी अगर कोई बंदा इस बिल के थ्रू, अभी अगर ये बिल पास हो जाता है जिसके चांसेस, ये तो प्रपोज्ड है, अगर पास हो जाता है तो इसका इतलाक अभी से हो जाएगा, लेकिन जो रिटर्न जो जमा करवा चुके ये तो बच गए, मौजूदा टैक्स पेयर के लिए तो फायदा हो गया जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इनसे तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो नए आने वाले हैं जिनको अब डाटा FBI के पास मौजूद है, जिसका वजीर खजाना साहब कह रहे हैं जब वो लिस्ट जारी करेंगे उसके बाद उनके बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे, उनके कारोबार सील किया जाएगा, दूसरा बड़ा कुछ प्रॉपर्टी सील होंगी, तो फिर तो भांबड़ तो मचना है, शोर तो फिर पड़ना है। ये सब क्या आप ये समझते नहीं है कि जिन लोगों ने साल रिटर्न फाइल की ऑडिट करवाए और ये लोग एंजॉय करते रहे, तो अब थोड़ा सा वो एंजॉय कर लें और गवर्नमेंट इनको प्रेशर शिफ्ट कर दे जो अब नए रजिस्टर्ड हो, जिन्होंने कई सालों से अपने गोशवारे फाइल नहीं किए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मौजूदा टैक्स पेयर को सूखा सांस मिले, हुआ यही है, मौजूदा टैक्स पेयर हमेशा वही टारगेट हुआ। अजीब साहब इसमें आपकी इजाजत से मैं मजीद इसमें एडिशन कर देता हूँ कि ये रिटर्न फाइल करने के साथ सिर्फ सोर्स को बताने से काम नहीं चलेगा। एलिजिबल पर्सन वो होगा जो रिटर्न फाइल करने के बाद अपनी बाकी ट्रांजैक्शंस कर सकेगा सर, वो अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकेगा, अगर उसका कोई बैंक अकाउंट चल रहा है, ऑपरेशन रहा है, तो उसको मेंटेन कर सकेगा। अच्छा, जो टैक्स रेट के दायरे कार्य में नहीं आते, इनकी इनकम नहीं है, स्टूडेंट है या जिस तरह वैसे छोटा मोटा बंदा है, उसकी मजबूरी अपना अकाउंट खुलवाना, फिर वो कैसे खुलवाएगा? ये सब उसके लिए इन्होंने जो यहाँ पे कंसेप्ट दे रहे हैं वो है आसान टैक्स अकाउंट के नाम से उनको परमिशन मिलेगी और उसकी FBI एक प्रेस्क्राइब कर देगी लिमिट कि आप इस लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक पेंशनर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स चलेंगे, जैसे आपने स्टूडेंट्स की जिक्र किया है, या बहुत छोटे लेवल पर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके अकाउंट्स चलेंगे, तो उनके लिए एक लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई है। उस लिमिट के अंदर रह के अभी इसका कोई मजीद SRO या जनरल ऑर्डर आएगा। फैमिलियां बाहर रहती हैं, जिनकी फैमिलियां होती है, अनपढ़ होते हैं बच्चे या बीवी बच्चे, वो नहीं जानते, वो बैंक अकाउंट खोलते हैं, उनसे रेमिटेंस उनकी बाहर से आती है, तो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इन्होंने इसमें एक्सक्लूड किया जो ओवरसीज हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स, उन्होंने उनको एक्सक्लूजन दी है कि अगर वो अपने बैंक्स को ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे वो लिमिट्स ऐसी कोई नहीं करेंगे। तो मसला तो वही है ना, जो रेमिटेंस भेजते हैं जिनकी प्रॉपर्टियां, उनको तो FBI 7E के नोटिस कर रहा है, जिन नॉन रेजिडेंट हैं उनको ये भी नहीं समझ आ रही उनको हमने नोटिस किसको करने हैं। ये सब ये वो इश्यूज हैं जिनमें देखें ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही है, तो देखें अगर कोई नॉन रेजिडेंट जाके अपने कंसर्न ऑफिसर को बताता है कि भाई मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो कंसर्न ऑफिसर उसके मुताबिक जो गिवन लॉ है उसके मुताबिक उसको रिलीफ दे देता है। लेकिन देखें जब तक आप बताएंगे नहीं और अपना एक फॉर्म फिल करके नहीं इंट्रोडक्शन करवाएंगे तब तक ये होगा नहीं सर। अच्छा, इस बिल का बैंक ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट्स पर जैसा आप बता रहे थे असरात जो मुरतब होंगे उससे कौन कौन लोग मुतासर होंगे? जी साहब मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर तो इससे सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर बहुत मुतासर होगा। ज़ाहिर बात है 0.6 का एक विद होल्डिंग का टैक्स लगा था, उस वक्त बहुत बैंकों के ऊपर सवाल आया था। सर इस वक्त FBI ने जो प्रपोज बिल है इनका, उसमें उन्होंने कह दिया है कि बैंक ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट ही वो बंदा कर सकेगा जो एलिजिबल होगा। एलिजिबल मीन अगर आपके उतने रिसोर्सेज हैं उस बैंक की ट्रांजैक्शन करने के लिए तो आप बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बेसिकली FBI ने मैं समझता हूँ कि बैंक्स को अपना पार्ट एंड पार्सल बना दिया है। बैंक को भी जो ड्राइव किया जाएगा वो थ्रू FBI किया जाएगा, यानी कि रस्सी को थाम लिया है, जिस तरह नचाया जाएगा उस तरह नाचेगा। जी आप ये कह सकते हैं। बेसिकली इससे पहले अगर आप इस बिल से पहले देखें तो इन्होंने एक SRO जारी किया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के कोई अबाउट 32 बैंक्स हैं जिनको इन्होंने विद होल्डिंग एजेंट का स्टेटस दे दिया। विद होल्डिंग एजेंट का स्टेटस इन ऑफ सेंस, इससे पहले क्या था, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो ड्यूरिंग सेलिंग बाइंग आपने अपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट टैक्स डिडक्ट करना होता था अंडर सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। वो आपका जो बिजनेसमैन था वो विद होल्डिंग एजेंट था, तो वहां पे गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू लॉस हो रहा था कि वो टैक्स को डिडक्ट कर लेते थे लेकिन टाइमली उसको डिपॉजिट नहीं करवाते थे या बाज़ दफा करवाते ही नहीं थे। अब उन्होंने बैंक्स को अपना विद होल्डिंग एजेंट बना लिया है कि आप उस बिजनेसमैन से जो भी ट्रांजैक्शन करने वाला बंदा है उससे पूरी पेमेंट लेंगे और उस पेमेंट को आपने खुद से डिवाइड करना है कि इतना शेयर FBI को जाएगा और इतना बिजनेसमैन को जाएगा। इससे भी आगे आ जाए, पहले तो बैंक किसी का पर्दा रखता था, बैंक होल्डर का जो उनको अकाउंट होल्डर था उसका एक पर्दा था, उसके हकूक थे जिसको सेफ रखा जाता था। अब तो FBI और वो नादरा एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे मेरे पास इतने अकाउंट है, इस अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, वो भी पाबंद होगा और FBI पाबंद होगा। इसके बाद जो प्राइवेसी थी वो तो खत्म हो गई, वो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं है। अयूब साहब अगर आप देखें ऑन मेरिट फिर तो मैं समझता हूँ कि हर अदारे को अपना काम करना चाहिए। अभी जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं अंडर अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक काम कर रहे हैं तो ये कि इनकी सारी इंडिपेंडेंस को कायम रहना चाहिए।
लेकिन अनलकीली पिछले सालों में आपने देखा इतने ज़्यादा नए मेजर्स लेने के बावजूद फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट लेके आए, सेल टैक्स में अगर आप चले तो फर्दर टैक्स का इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी थ्रू बैंक्स जो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हो रही थी उनको मॉनिटर नहीं किया जा सकता था। अब होता यह कि जब आप देखते हैं कि पब्लिक की तरफ से कोई कंप्लायंस नहीं आ रही तो फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट मेजर्स एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसी का रिजल्ट है कि इस वक्त एफबीआर ने खुद ये चाहा है कि आप स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड लें और उनसे ये कहें कि भाई जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उस बंदे से आपने ये पूछना है कि आप ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, क्या आपकी अगर वो इंडिविजुअल है तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या इतने पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहा है बंदा तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या वहां पे इतने रिसोर्सेज हैं, इतने फंड्स हैं कि आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर सकें। अब इससे होना ये है कि फॉर द टाइम बिंग तो यूबी साहब एक बहुत बड़ा सलाम आ सकता है। आ भी रहा है, बैंकों ने जो सेविंग के लोगों ने 5-5 करोड़ 2-2 4 करोड़ या 10-10 करोड़ रखे हुए थे, जिनको कोई कारोबार करने वाला नहीं था, वो बैंक से जो उनसे मुनाफा मिलता था प्रॉफिट, उस पे 15% टैक्स देके भी वो चलो अपना घर चला रहे थे। अब बैंक उनको भी कह रहा निकालें, बैंकों से निकालें। ये भी सब उसकी रीजन ये है, गवर्नमेंट इस बिल को पास करने के बाद जैसे ये एक्ट बनेगा उन्होंने ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो सारे अपने इसकी इंप्लीमेंटेशन है उसको उन्होंने अप्लाई करना है। उसके लिए क्या है कि अगर एक बंदे का बैंक में कुछ डिपॉजिट्स हैं और वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा, बेसिकली सर एफबीआर करना क्या चाह रही है, इसके पीछे रैशनल क्या मैं बताता हूँ। एफबीआर आपकी इकोनॉमी में जो पैसे की मूवमेंट हो रही है इसको मॉनिटर करना चाह रही है। दस्तावेजी मुआशरत हम जिसको कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप हम जिसको कहते हैं, इसमें सर मेरी जो अपनी ओपिनियन है इसके ऊपर फॉर द टाइम बिंग तो ये प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर हुकूमत इसको करने में कामयाब हो जाती है तो इससे रेवेन्यू प्लस आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा नईम खान साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले क्या एफबीआर के पास इतनी पॉलिटिकल विल है, हुकूमत ये प्रेशर झेल पाएगी? आप किसी की प्रॉपर्टी सील कर दें, किसी कारोबार को सील कर दें, किसी को बैंक मुंजमद कर दें, फ्रीज कर दें बैंक को, इस तमाम मामलात जो प्रेशर हुकूमत के पास आएगा या एफबीआर के पास पॉलिटिकल विल होगी इक़दामात करने की, आप समझते हैं कहाँ तक कामयाबी मिल सकती है? या फिर जिस तरह ताजिर हजरात जब भी कोई बिल आता है वो निकलते हैं बाहर, एहतजाज होता है सड़कों में, दूसरे दिन हुकूमत को बैकअप पे जाना पड़ता है, कोई ऐसा तो नहीं है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नईम साहब, जो अभी आपने क्वेश्चन किया, मुझे लगता है कि आपका प्रोग्राम एफबीआर की अथॉरिटीज और गवर्नमेंट के लोग सुनते हैं, मुझे लगता है इससे, मुझे ये लगता है क्योंकि माजी में हम ये कहते रहे कि जब भी ये कोई नई अमेंडमेंट लेके आते हैं तो ये ट्रेड बॉडीज को ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो इस दफा इन्होंने बिल टेबल करने से पहले मैंने खुद देखा कि चेयरमैन एफबीआर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और उन्होंने उनकी तमाम जो एग्जेक्टिव बॉडीज थी उनको आप उनकी मौजूदगी में ये सारे अपने जो खदशात उनका इजहार किया और जो उन्होंने नए एक्शंस लेने थे उनके बारे में उनको बताया। तो अब अगर ये सारा बिल उनकी मशावरत के बाद इन्होंने टेबल किया है तो उसके बाद मुझे लगता है जो आपने बात की है कि ये ताजर ट्रेड बॉडीज कुछ एक्शन लेंगी, उसमें मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इस बिल में अगर आप देखें तो वहां पे जब चीफ कमिश्नर अपना फाइनल डिसीजन देगा कि मैंने इस प्रेमिसेस को सील करना है, मैंने किसी प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो वहां पे इन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उस कमेटी में इन्होंने अपने कंसर्न कमिश्नर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या किसी ट्रेड बॉडी से एक मेंबर, अब उसमें बिजनेस कम्युनिटी का एक इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया वहां पे। जब उनके अपॉइंटेड पर्सन की मौजूदगी में अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो पहले एक ऑप्शन थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे वो थोड़ा सा इस दफा मुश्किल हो जाएगा। सर हम तो कहते हैं हो टैक्स नेट में लोगों को आना चाहिए, कौमी फ्रीजा है, अपना इनकम टैक्स गोशवारा देना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मुल्क है तो हमें, इस मुल्क की तरक्की है तो हमारी तरक्की है, लेकिन मामला ये है आज तक हुआ नहीं है। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वही तो टैक्स नेट में नहीं है, वही तो मनवाना चाहते हैं अपनी बात। जो माफिया है जो हुकूमत से एक माफिया, एक चीनी माफिया हुकूमत को उल्ट पुल्ट कर देता है। इस सेम वर्ड्स चेयरमैन एफबीआर ने वहां पे यूज किए थे कि वो लोग जो हमें मीडिया पे आके एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप टैक्स कलेक्शन ऐसे करें, वो खुद टैक्स पे नहीं करते। इट मींस कि इस दफा इस बिल को टेबल करने से पहले इन्होंने काफी होमवर्क किया है। और अगर आप इस बिल को देखते हैं यूबी साहब, तो इन्होंने पहले जो अमेंडमेंट की इनकम टैक्स का सेक्शन 222, तो वहां पे उन्होंने कहा था हम एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे। लेकिन देखो ना, ये तो ठीक वो चेयरमैन साहब कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान एफबीआर के ऊपर भी है, चेयरमैन साहब के ऊपर भी है। आपने पेपरलेस टैक्सेशन का कहा, अरबों रुपए लगाए, आज तक कुछ हुआ? उर्दू जुबान में आप सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया जनाब उर्दू में हर चीज, नोटिस भी, कानूनी कार्रवाई भी, हर चीज उर्दू में होगी, आज तक कोई एक्शन
ہوا, کوئی آج تک کچھ بھی اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. دیکھو نا, سوال نشان تو ان کے اوپر بھی ہیں سارے. اس کے بارے میں شیئر کرتا ہوں جی. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا چیئرمین صاحب نے اپنے لاسٹ میٹنگ میں, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اگر کہیں پہ کوئی نرمی برتی گئی تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ آپ کے ملک کو کہیں نہ کہیں سے کوئی لون, کوئی ایڈ یا کسی فارم میں بھی آپ کو فنڈز مل جاتے تھے اور آپ کی جو اکانومی کا پہیہ تھا وہ چل رہا تھا. اب وہ سارے آپ کے ڈونر سے وہ اب آپ کو ڈونیشن نہیں دے رہے. اب آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کے لوگ ٹیکس پے کریں. اگر آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ملک کے سارے معاملات کو, جو پوری ایک مشینری ہے, اس کو نہیں چلایا جا سکے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر ایک چیئرمین ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم خود لینیٹ ویو اپنا کر رہے تھے, ایکشن لے رہے تھے, اب اگر وہ چاہ رہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے دیکھے نا وزڈم یوز کی نا ایوب صاحب. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی اوکے, اگر میرے پاس مین پاور کم ہے آڈٹ کرنے کے لیے تو میں تھرڈ پارٹی آڈیٹرز ہائر کروں گا, میں ایکسپرٹس ہائر کروں گا. اب جو ایکسپرٹس ہیں ایوب صاحب, تھوڑا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ کیا اس بل نہیں, اس بل میں ایڈیٹر کی تھرڈ پارٹی کرنے ان کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل ایوب صاحب میں شیئر کرتا ہوں. دیکھیں IBR کے پاس اپنی مین پاور اتنی نہیں ہے کہ جب اتنے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے ان کا آڈٹ کیا جا سکے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سر اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آڈٹ کریں گے لیکن یہ کر نہیں سکے. لیکن اب جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ یار ہمیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ اگر تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کو ہائر کریں گے تو میرا اپنا جو ویو ہے, میری اپنی اوپینین ہے کہ وہ ایک بہتر پرفارم کریں گے. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن جس طرح IBR میں کوئی کسی کا آڈٹ کھلتا ہے, وہ پتہ ہے رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے, کیا ایڈیٹر کو اسی طرف لگایا جائے گا, آپ اتنے پیسے دیں ایک فرم کا آڈٹ کروائیں. جی جی, جو بھی ایک ریپیوٹ ہے کسی بھی پرائیویٹ فرم کی, چاہے وہ آڈٹ فرم ہے یا کوئی ایکسپرٹس ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کام کی وجہ سے اپنی فرم کی گڈ ول کا بیڑا گرک کر دوں. پلیز تھوڑا سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ آپ جتنا بہتر پرفارم کرتے ہیں آپ کو وہاں سے اتنے بہتر کیسز مل جاتے ہیں, تو وہ کبھی یہ نہیں کرے گا. دوسری بات ہے ایوب صاحب, انہوں نے جب ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی ہے تو اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ ایک آڈیٹر اکاؤنٹس کو تو بہتر سمجھ سکتا ہے, پاسبلٹی ہے وہ لا کو بھی بہتر سمجھتا ہو, لیکن آپ کو جتنے سیکٹرز ہیں کموڈیٹی کے, ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں آپ, لیدر کو دیکھتے ہیں آپ, اسٹیل سیکٹر کو دیکھ لیں آپ, اور چیزوں کو دیکھ لیں, وہاں پہ ایک آڈیٹر کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ سکے اس کی پروڈکشن کیا ہے, اس کی ویسٹیج کیا ہے, یہ اس کی کوالٹی کیا ہے. اس میں نے پڑھنے کے بعد میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو ہائر کریں گے. جب بھی کبھی یہ کسی سیکٹر کا آڈٹ کرنا چاہیں گے تو پھر وہاں پہ اس ایکسپرٹس کی اوپینین لی جائے گی. اب اس سے کیا ہوگا, ہم نے جو دیکھا ماضی میں کہ فیک فلائنگ انوائسز کا جو کنسپٹ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. کیونکہ جب کوئی آپ کا ایکسپرٹ بتائے گا کہ بھئی اگر ٹیکسٹائل کی فلاں ایریا میں آپ نے کام کرنا ہے تو اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, یہ را مٹیریلز ہیں, اس کی ریشیو اتنی یوز ہوگی, تو اس کی اوپینین کو ویٹیج دی جائے گی. دیکھیں نا, یہ میں چھوٹے سوال آپ کے انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. چیئرمین IBR نے لاہور چیمبر آف کامرس میں کہا تھا 18% سے کم سیل ٹیکس نہیں ہو سکتا, جبکہ IBR کو بھی پتا ہے, تمام ٹیکس سے ریلیٹڈ بندوں کو پتا ہے, جو نیٹ ٹیکس جمع ہوتا ہے سیل ٹیکس کی مد میں وہ اتنا 5% ہی جمع ہوتا ہے. ان پٹ کو ختم کر دیں آپ, فیک انوائس بھی ختم ہو جائیں, فیڈ اور فلائنگ انوائس بھی ختم ہو جائے, کرپشن بھی ختم ہو جائے, ٹیکس چوری بھی ختم ہو جائے. بھائی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ 5-6% نہیں رہے گا. تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں پلیز. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مینوفیکچرر نے ایک پروڈکٹ کو پروڈیوس کیا, اب وہ سیل کرے گا, کتنا ٹیکس چارج کرے؟ 5%. ظاہر بات ہے 5% چارج کر لے. اب اس نے جب اپنی وہ پروڈکٹ آگے سیل کی ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ اس نے بھی 5% کاٹنا ہے. پھر کتنا ہو گیا؟ 10% ہو گیا. ایسے یہ تو آپ کتنا فیصد ہوتا ہے؟ 18% وہ کاٹتا ہے, 18% وہ کاٹتا ہے. جی جی. اب اس نے آگے جا کر ریٹیلر کو دیا, اس نے پھر انوائس ایشو کر دی. اب جب آپ یہ 3 ایریاز کو کسی بھی ایک پروڈکٹ کو لے کے جائیں گے تو کیا اس کی شیپ مولڈ نہیں ہوگی کسی جگہ پہ جا کے, اس کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی. اب اگر ایک پروڈکٹ آپ ایسی بنا رہے جس میں سے 10 را مٹیریل یوز ہو رہے ہیں, وہ 10 وینڈر سے اپنی پروڈکٹ کو بائی کرتا ہے, تو ہر بندے کو 5% جب پے کرے گا تو اس میں بے شمار ایگزامپٹ بھی ہوں گی, بے شمار امپورٹڈ بھی ہوں گی, تو اس کے اوپر ایک فلیٹ ریٹ کو مینیج کرنا مشکل کام ہے. اس کا ایک ہی حل ہے یہ جو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل جیسے ٹیکسیشن آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب اگر کسی بھی ملک میں وہاں پہ ویٹ کا کنسپٹ آ رہا ہے نا, ویٹ ہے کیا؟ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. اس کے پیچھے ایک ہی ریشنل ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کتنا ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ صاحب انہوں نے 8B میں امینڈمنٹ لے کے آئے, جو سیکشن 8B ہے اس میں امینڈمنٹ لے کے آئے نا, بل میں آئی. انہوں نے یہ کہا, یہ پرپوز کیا انہوں نے
अमेंडमेंट, उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि 8B में उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ 10% पे करेंगे, 90% आप एडजस्टमेंट ले लेंगे। अब वो जो क्वेश्चन था वो सारे लोगों के लिए एक फ्लैट एक ऑप्शन थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड क्यों करेंगे? जब उन्होंने कहा जी हम एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, वो हर कमोडिटी को अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। आप समझते हैं जो थर्ड पार्टी ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है, ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल वक्त की जरूरत। FBI के पास इतने सोर्स नहीं है, इतने ऑफिसर नहीं है जो ऑडिट कर सकें, या एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, अगर वो नए बंदे हायर करेंगे तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो बाहर के लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड है। से अगर आप देखते हैं कि एक ऑडिट फर्म है जिसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा, ये सब एक और चीज है। देखिए, अगर आप ऑडिट फर्म्स को भी चेक करते हैं ना, तो वहां पे उनके पास भी मखसूस एरियाज होते हैं। कुछ ऐसे ऑडिट फर्म्स हैं जिनके पास टेक्सटाइल के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन टेक्सटाइल ऑडिटिंग। अब अगर उनको आप असाइनमेंट देते हैं तो वो उन ऑडिटर से जो कि डिपार्टमेंट ने हायर किए, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो विजन वो ज्यादा बेहतर होगा, ब्रॉड होगा, वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, जितनी आपकी बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं उनकी अपनी रिप्यूट है, वो कभी भी अपने रूल्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। ये 32B है जिसके जरिए ऑडिटर की तैनाती होगी। ये असल में कानून में इसमें क्या है? ये अपॉइंटमेंट्स हैं, उसका क्राइटेरिया रखा होगा, फर्म का रखेंगे ऑडिटर का, ये इस तरह को ये वहां पे उसको डिफाइन करेंगे कि किस फर्म की क्या रिप्यूट है और किसके पास मैन पावर है, किसकी क्या एक्सपर्टीज है। यानी कि सियासत या सियासी नवाजे जाएंगे या मेरिट पे सब तमाम तैनाती होंगी। जो हमारा ये है 32B, मेरिट को देखेगा या फिर सियासी नवाजियाँ होंगी। अजीब साहब देखें, अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैंने इतनी एफर्ट करने के बाद, ये सारे नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, अगर फिर भी मैंने इसको अकरबा परवी की तरफ लेके जाना है, तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं होगी। अगर ये इतनी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और मुझे इसलिए भी अयूब साहब, इस दफा मैंने कभी भी नहीं कहा हमेशा से इतने कामयाबी से काम कर लेंगे, लेकिन अब मुझे लाग इसलिए रहा है, बिल के बाद मुझे लाग इसलिए रहा है, हुकूमत संजीदा इसलिए है कि उनके पास हुकूमती मशीनरी को चलाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है। असल में यहाँ तक पहुँचने के लिए आज जो हम मुश्किलात का शिकार है, वो भी तो वजह यही है ना। आज तक हम ये जवाब नहीं दे पाई, हुकूमत भी, टैक्स पेयर को भी, आपका पैसा कहाँ लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान टैक्स बार ने एक लेटर लिखा है उसको, नवीद कमर साहब को, जो फाइनेंस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। टैक्स का कितना पैसा कहाँ सरकारी डेवलपमेंट में, सरकारी तनख्वाहों में, नॉन डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी तफसीलात हमें बताई जाएं, ताकि वो ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो पब्लिक करे आपका टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अगर ये बहुत पहले कर लिया जाता तो आज इस बिल की नौबत आती। अयूब साहब, इसको बहुत पहले होना चाहिए था, इसको बहुत पहले होना चाहिए था। लोगों को एतमाद होता, लोग खुश होते, जिन ममालिक के मसाले देते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की, लेकिन वहाँ एक बंदा लेटर लिखता है मेरा टैक्स का पैसा कहाँ लगा मुझे बताया जाए, तो हुकूमत बताने की पाबंद होती है। ये सब, ये जो आपने गवर्नमेंट की बात की है, बहुत अच्छा एक इशू रेस किया है। अभी जब ये टेबल हुआ है कि आप लोगों को हमने टैक्स कलेक्ट करना आपसे, और ये सारे मेयर्स लेने, और बैंकिंग सेक्टर को इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया, और जितने आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन, आपके सारे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार्स, इनके सारे डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले लिया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है अगर ये जो अपनी सैलरीज को 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, इसको रिड्यूस कर देते। ये एक अच्छा मैसेज आता कि देखें इस वक्त मुल्क को पैसे चाहिए और हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने खुद सेक्रीफाइस किया है, तो कौम के अंदर एक जज्बा पैदा होता। आप मजदूर की उजरत है जो उसको 37,000 पे 5,000 बढ़ा रहे हैं 33,000 से, वो भी नहीं मिलती, वो भी 20-25,000 से ज्यादा नहीं मिलती। 37,000 किसने देनी है? और एक वजीर की तनख्वाह 5 लाख से उठा के आप 40 लाख तक ले जाते हैं। हमेशा मोटिवेशन होती है टैक्स कलेक्शन करने के लिए। सब आपने, अगर हुकूमत मुखलस है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, फिर कौम के साथ भी मुखलस होना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी के लिए कोई मिसाल बनना चाहूँ तो पहले खुद मिसाल बनना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, ये एक वीक पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ कि वो टाइम जिस पे इन्होंने ये एक बिल टेबल किया है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी इनकी एफर्ट है, वहाँ पे इनको खुद से भी चाहिए था सेक्रीफाइस करते। अगर ये इन्होंने अगर सेक्रीफाइस नहीं करना था तो कम से कम अपनी सैलरी को वहीं पे रख लेते, इंक्रीज ना करते। बहुत से लोगों को नवाजा गया जनाब, जिनकी 40,000 सैलरी थी 4 लाख पे चली गई है। तो ये तो मजदूर की तरफ महंगाई 4% पे आ गई है, लेकिन अमली तौर पर महंगाई तो कम नहीं हुई, घरेलू अखराजात तो कम नहीं हुए। एक जो मेडिसिन 5 रुपए की थी अब वो 50 रुपए की मिल रही, वो तो नीचे नहीं आई। मामला तो ये वैसे चल रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, बिल को आज डिस्कस करना है। चीफ कमिश्नर को पहली दफा अपील करने का इख्तियार चीफ कमिश्नर के पास अपील करने, किसी की प्रॉपर्टी सील हो गई, किसी का कारोबार सील हो गया, डी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो आपने चीफ कमिश्नर के पास अपील करनी है। ये फैसला जो इख्तियारात FBI को दिए गए हैं, आप समझते खुश आइंद है, इसका मुस्बत रिजल्ट निकलेगा। इन्होंने तो जब ये अपना बिल को ड्राफ्ट किया तो मेरा ख्याल है कि इनके ज़हन में ये ख्याल था कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसी एक ही टैक्स हाउस में चीफ साहब बैठते हैं और जिस कमिश्नर ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो वहीं पे उसकी अपील को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन देखिए, अपील में हमेशा एक कंसेप्ट होता है कि आपने एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लेके आना होता है। तो आपको एतमाद नहीं है तो फिर मैं तीसरे बंदे के पास मुझे जाना चाहिए। तो देखें, अगर चीफ कमिश्नर ही वो बंदा है जो
कमिश्नर को ऑर्डर दे रहा है कि आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, इन लोगों के ऊपर आपने ये सारे रूल्स को अप्लाई कर देना है और जैसे तैसे भी इनको इनकी प्रेमिसेस को सील करें, इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दें, कुछ भी कर लें, आप टैक्स लेके आएँ, और उन्हीं का बॉस जो है वो उस अग्रीड पर्सन की अपील सुन रहा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। अपील हमेशा इंडिपेंडेंट फोरम पे होनी चाहिए, वहाँ पे देखें। या फिर कानून बन गया, मान लिया आप सही कह रहे हैं, पहले भी तो ऐसा ही है ना, एफबीआर जो असेसमेंट ऑफिसर करता है वो अपील कमिश्नर के पास जाता है, अपील कमिश्नर एफबीआर का बंदा है, अपील कमिश्नर के पास उसको एतमाद नहीं होता, वो ट्रिब्यूनल में जाता है, वहाँ भी एक एफबीआर का बंदा, एक जुडिशियल मेंबर है। अपील का तो फिर भी थोड़ा सा ये था कि कमिश्नर अपील के ऊपर जो कंसर्न कमिश्नर है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, या उसका चीफ का ऑर्डर में नहीं, वो एफबीआर के ऑर्डर में है वो। लेकिन यहाँ पे तो वो जो कमिश्नर है जो अल्टीमेट चीफ के नीचे काम कर रहा है, तो वो अपने जिसके ऑर्डर से उसने सारा काम किया है, अगर चीफ कमिश्नर ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर उसको अपील करने का कहाँ होगा? सर वो फिर एफबीआर जाएगा, वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मेरी बात को सुन लिया जाए, तो एफबीआर के बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड के पास जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये चाहिए था कि अपील का जो फोरम जो ऑलरेडी चल रहा है ना वहीं पे रहता, हाँ वहाँ पे कोई बेंच अलग बना देते, उसका टाइम डिफाइन कर देते, जहाँ पे 30 डेज रखे हैं तो वहाँ पे भी 30 डेज ही करते। उससे क्या होता है कि जो बंदा इंसाफ लेने जा रहा है उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ मेरी बात सुनेगा, मैं वहाँ पे अपनी अपील को फाइल कर सकता हूँ, मुझे एक इंसाफ की मैं नहीं कहता कि पॉसिबिलिटी जितने चीफ कमिश्नर एक्सपीरियंस पर्सन वो बेहतर फैसले करेंगे, लेकिन देखें जब भी आप के ऊपर एक प्रेशर होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन करनी है तो उस बंदे के माइंड में होता है कि मैंने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, तो वो जो एक इंसाफ जस्टिस की एक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। तो अपील हमेशा एक इंडिपेंडेंट पर्सन के पास होनी चाहिए। हाँ वहाँ पे उन्होंने एक बात की है, जब ये चीफ कमिश्नर साहब ये सारा डिसीजन लेंगे, वो एक कमेटी भी उन्होंने बनाई है जो मैंने पहले जिक्र किया, उसमें चैम्बर का कमिश्नर खुद होंगे और एक उन्होंने और पर्सन का यहाँ पे एडिशन किया। वैसे यहाँ आसानी था, जब कोई कारोबार करे, कोई दुकान खोलना चाहता है, बेशक वो सब्जी की ना हो, उसको लाइसेंस जिस तरह दूसरे मुमालिक में लाइसेंस दिया जाता है कारोबार करने के लिए, आपने ये लाइसेंस है, अगर ये आपका लाइसेंस मुअत्तल हो गया या खत्म हो गया उसके बाद आप कारोबार नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता? सर ये मुझे लगता है कि जिस तरफ अगर इस बिल को उन्होंने प्रॉपर अप्लाई करने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा। बहुत शुक्रिया नईम खान साहब। नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, तलवार म्यान से निकल चुकी है, कानून की सूरत में टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 की सूरत में तलवार म्यान से निकल चुकी है। ये ना हो आपके गर्दन तक पहुंचने से पहले अपना गोशवारा जमा करवाएं। अब ये ना समझिए आप टैक्स नेट से बाहर रह के बच सकते हैं, या आप वही जो पीछे साहब का यशियाँ करते आ रहे हैं वो आप मजीद भी कर सकेंगे जब आपके पास शक्ति होगी, तो फिर अब देखा जाएगा। अब देखने वाला मौका गुजर चुका है, ये बिल पेश हो चुका है, किसी वक्त वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी होगा और इसका इतलाक शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो कुछ है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ से आया है और किस तरह से आपने कमाया है उसका भी आपको बताना पड़ेगा, सोर्स भी बताना पड़ेगा। ये सब कुछ बताने से पहले अपना गोशवारा जमा करवाएं और कुछ तो फ़ायदा हुकूमत से उठाएं। और कानून में की सूरत में कानून का तोहफ़्फ़ चाहते हैं, कानून सबके लिए है, कानून का जब इतलाक होता है फिर उससे कोई भी नहीं बच सकता। कानून आपको तोहफ़्फ़ फराहम कर रहा है, उससे फ़ायदा उठाएं। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।